वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कमेटी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, गुलाम नबी आजाद पहुंच चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ और ये बैठक संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में दरअसल एक कमेटी इस पर काम करेगी और क्या इसमें कानूनी दांवपेच रहेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद में रिपोर्ट तैयार होगी। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कमेटी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, गुलाम नबी आजाद भी पहुंच चुके हैं। और देखिए, सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? तो जवाब है, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा का चुनाव हो और एक साथ ही विधानसभा के चुनाव हो। अब इस दिशा में अब तक क्या क्या हुआ है, अगर ये आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब ये है कि जून 2019 में पीएम मोदी ने सभी दलों के साथ विचार के लिए बैठक की। 1 सितंबर 2023 को कमेटी बनाने का फैसला हुआ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष चुना गया और उन्हीं की अध्यक्षता में आज ये बैठक हो रही है। अब सवाल यह आता है कि क्या इसको लागू कर पाना संभव है? तो एक समिति इसी पर काम करेगी। संसद कानून बना सकती है या फिर 2/3 राज्यों से रजामंदी की जरूरत इसके लिए होगी। और अगर सरकार संसद के जरिए करेगी तो विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए तमाम पहलुओं पर काम करके इस दिशा में कदम बढ़ाने की ओर ये रुख आप सरकार का देख सकते हैं। तो देखिए, संसद कानून बना सकती है या फिर 2/3 राज्यों से जब तक रजामंदी नहीं मिलेगी तब तक इसको पारित नहीं किया जा सकता। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या क्या चुनौतियां वो आपने जान ली। साथ ही साथ आज बैठक, और जाहिर सी बात है ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और जो कानून के जानकार हैं वो लोग यहां पर मौजूद हैं। और आज ये बैठक शुरू हो चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बड़ी बैठक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बैठक है और आनंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे आनंद का रुख करूंगी। आनंद, बैठक को लेकर आपके पास क्या जानकारी है फिलहाल? जी पूजा, अगर बात करें इस बैठक की तो इस बैठक को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये पहली बैठक है। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी, लेकिन वो तमाम रूपरेखा को लेकर हुई थी कि जब पहली बैठक होगी उसमें क्या क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे, कैसे कैसे तमाम चर्चा की जाएगी। तो बैठक आप देखिए, मेरे पीछे ये जोधपुर हाउस है जहाँ को वहाँ पर आप देखिए खुद बोर्ड लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ निर्वाचन के लिए हाई लेवल कमिटीज ऑन द साइमल्टेनियसली इलेक्शन। यहाँ पर तब इस वक्त तमाम वो सदस्य जिसमें खुद चेयरमैन रामनाथ कोविंद हैं, उनके साथ साथ अमित शाह से लेकर स्पेशल इन्वाइटी जो अर्जुन राम मेघवाल है वो इस वक्त तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने एक प्रोग्राम खत्म करने के बाद सीधे आएंगे। और तमाम वो मेंबर जो हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट हैं, तो इस तमाम मेंबर्स और उसके साथ साथ चेयरमैन रामनाथ कोविंद उस तरीके को या कहीं उस ऑप्शन को खंगालेंगे कि कैसे भारत में पूरी, जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर वो है, वहाँ पे तराशी जाएंगी हर वो चीज़ें या कहीं हर वो ऑप्शन की कैसे यूनियन इलेक्शनों के साथ साथ लोकसभा इलेक्शन और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के साथ पंचायती, अगर भारत की बात करें तो 3 टायर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें से पहली आती है लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज। तो तीनों चुनावों को एक साथ किया जा सके जिससे लोगों को सहूलियत हो सके, पब्लिक सर्वेंट्स को सहूलियत हो सके कि जो खर्चा इलेक्शंस पे होता है वो रुक सके, और उसके साथ साथ आज संहिता लगती है जिससे कामों में बाधा आती है। तो उसको लेकर आज तमाम वो चीज़ें ऑप्शंस खोजे जाएंगे कि कैसे और कहाँ पे कैसे हो सकता है कि तीनों इलेक्शंस एक साथ हो सके, जिससे एक पूरा देश एक प्रॉपर इलेक्शन खत्म होने के बाद काम कर सके और जिससे लोगों के सहूलियत और उसके साथ साथ देश का तमाम करोड़ों रुपए या कहें पैसा बचाया जा सके। जी अच्छा आनंद, बड़ी बात यह है कि संभावनाएं जो हैं उन संभावनाओं को टटोला जाएगा इस बैठक के अंदर। विपक्ष के नेता भी मौजूद हैं, सत्ता पक्ष के नेता भी मौजूद हैं, कानून के जानकार भी मौजूद हैं और सभी के साथ में मिलकर इन संभावनाओं पर बात होगी। उन संभावनाओं को लेकर आपकी कुछ लोगों से बातचीत हुई हो या अभी इस बैठक को लेकर कोई अपडेट आपके पास आ रहा हो आनंद? पूजा, अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष में सदस्य थे अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने इसमें कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से अब कांग्रेस पहले ही इसका विरोध कर चुकी है कि हम वन इलेक्शन वन
जी, उसके अगेंस्ट में है, तो उनका अधीर रंजन चौधरी उनका इस मीटिंग में आने से पहले ही मना कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार इस कदम पे आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि तमाम वो चीज़ें खंगाली जाएं कि कैसे विधानसभा, लोकसभा और पंचायती राज के चुनाव का इलेक्शन देख सके। अगर आप बात कर रही थी जनता की, तो जनता इस चीज़ को लेकर बेहद ही आश्वस्त है, या कहें एक उम्मीद की निगाह से देख रही होगी। आप और हम आगे बात कर रहे होते हैं, उस वक्त भी कई देश के कई हिस्सों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही होती है, जिसके चलते आचार संहिता लगती है और पब्लिक सर्वेंट या कि कई कामों को उद्घाटन से लेकर कई वो चीज़ें होती हैं जिसके चक्कर चलते उद्घाटन नहीं हो पाता, रोक लग जाती है। तो कहीं ना कहीं उससे उन लोगों की सहूलियतों में नुकसान होता है या रोकी जाती है। तो उसको लेकर भारत सरकार, यहाँ कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश पहले से ही लगातार कर रहे थे। हर अपोजिशन पार्टी को समझाया गया था कि कैसे वन इलेक्शन वन नेशन से लोगों को फायदा होगा। पार्टीज को एक ही बार में तमाम वो चुनाव को लेकर जाना पड़ेगा, लोगों को अपनी पॉलिसीज और प्लानिंग समझानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक बार चुनाव वो खत्म होते हैं तो उसके बाद वो सरकारें जो भी जीत कर आएंगी वो जनता के हितों में पूरे 5 साल प्रॉपर काम कर सकेंगी। तो आज ये जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग बड़ी है और उसको लेकर तमाम वो चीज़ें देखी जाएंगी। क्या अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या वो चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर हंग असेंबली आती है तब क्या होगा, अगर मेजोरिटी गिर जाती है तब क्या होगा, और या उसके साथ साथ 5 साल के लेकर तमाम और क्या बड़ी क्या बात ये भी है ना आनंद आएंगी, कैसे कि अगर उनकी ऐसी चीज़ों को- सिचुएशन हो, मान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाया भी जाता है, जैसे जब आज़ादी मिली तब भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन वही कहीं पर जो सरकार है वो वक्त से पहले गिर गई, या ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा उस पहलू पर भी बात होगी। मतलब आज आप शुरू भी कर दें, मान लीजिए उस तरफ आपने कदम बढ़ा भी दिया, तो ये चैलेंजेस फिर आगे भी आएंगे। इसको लेकर जो कानून के जानकार है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में भले ही बैठक चल रही है, लेकिन कानून के जानकार इसमें क्या रोड़े आ सकते हैं कानूनी तौर पर, क्या दावपेच हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, यही कारण है कि खुद इस कमेटी में स्पेशल इनवाइटी खुद कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल हैं, और सचिव जो कि लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के हैं वो ही इस कमेटी के भी सचिव हैं। तो तमाम उसके साथ साथ हरीश साल्वे अपने आप में एक लॉरिस्ट हैं, या कहें वो कानून के विशेषज्ञ हैं कि कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं। अमित शाह एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर है जो लगातार देश के गृह मंत्री हैं और कई सालों से सत्ता में रहे, तो वो चीज़ों को लेकर खंगालेंगे कि कैसे होगा इम्प्लीमेंटेशन इसको, और क्या हंग असेंबली आती है और क्या परिस्थितियाँ होंगी, और अगर वो कोई सपोर्ट खींच लेता तो उसके साथ क्या होगा। और मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बड़ा एक्ट होगा, जिसके चलते आपने देखा कई एक्ट पहले भी थे जिसको लेकर शंका थी। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा 370 हटाने को लेकर लगातार पब्लिक में या कहीं लोगों में एक संशय की निगाह थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको किया। आपने देखा नारी शक्ति को लेकर रिजर्वेशन था, उसमें सरकार ने किया उसके बाद। लेकिन अब भी ये कोशिश कर रही है सरकार की इसको लेकर तमाम वो एक रूपरेखा तैयार की जा सके कि कैसे तीनों असेंबलियों के चुनाव एक साथ हो सके, और उसके साथ साथ अगर कोई हंग असेंबली आती है, कोई सपोर्ट और दूसरा ऑप्शंस भी रखे गए हैं कि किस तरह से इसको आप पॉसिबल कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन ये रहा कि अगर लोकसभा चुनाव अभी हो रहे हैं तो उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव करा दिए जाएं। मतलब ऐसा ना हो कि आज लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, फिर आज किसी राज्य में चुनाव है और किसी राज्य में चुनाव, इस तरीके से 3 ऑप्शन पर भी बात हो रही है। जी बिल्कुल, हर उस पहलू को देखा जा रहा है कि कैसे तीनों इलेक्शंस आप देखेंगे, लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज, 3 लेयर में हमारी डेमोक्रेसी है, तो इन तीनों को चुनाव एक साथ किया जा सके कि एक बार चुनाव होने के बाद जिसकी भी सत्ता आती है वो सुचारू रूप से 5 साल प्रॉपर काम सके, कहीं आचार संहिता की वजह से फिर किसी सरकारी काम में बाधा ना आ सके, लोगों को उससे सहूलियत मिले। और एक बार जो इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद लोग या कहें वो सरकार जो भी चुनी जाती है वो पूरा टाइम अपना टेन्योर 5 साल सिर्फ जनता के विकास या कहें देश के विकास में लगाया जा सके। तो इसको लेकर कई पेचीदगियां हैं कि कैसे तमाम, अभी अगर आप इस कानून की बात करें तो इसके पूरा, जैसे अभी नारी को रिजर्वेशन देने को लेकर 1/3 मेजोरिटी चाहिए, उसके साथ इसमें स्टेट का भी अप्रूवल चाहिए होगा, तो जाहिर सी बात बहुत सी अड़चनें आएंगी इसमें। उसको लेकर जब तक राज्यों की मंजूरी नहीं होगी 2/3, तब तक आप इसको लागू नहीं करा पाएंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे कानूनी पेच हैं जो इस कदम की तरफ बढ़ते हुए परेशान कर सकते हैं, और यही वजह है कि कमेटी बनाकर पहले उन्हीं पहलुओं पर चर्चा हो रही है कि ये कितना पॉसिबल है और ये कितने चुनौतियों से भरा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और अब बात वाराणसी की करेंगे। वाराणसी में आज पीएम मोदी का दौरा है। पीएम मोदी की खुद संसदीय क्षेत्र है, आप जानते हैं वाराणसी, और पीएम मोदी लगातार वहां पर जाते हैं, लेकिन इस बार उनका जाना बहुत ही खास है कई मायनों में। क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे, 5000 महिलाओं से संवाद पीएम मोदी करेंगे, 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। ये वो बच्चे हैं जो अनाथ हो गए थे कोरोना काल में, और सरकारों ने, आमतौर पर राज्य की जो सरकारें थी, उन्होंने इन बच्चों को गोद लिया था एक योजना के तहत, और ऐसे में अब इन बच्चों की पढ़ाई
और उनके रहने का इंतजाम इन आवास में होगा। तो आज पीएम मोदी इसका भी उद्घाटन करेंगे। ये 16 अटल आवासीय विद्यालय रहेंगे जिसका पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी में पीएम मोदी का आज आगमन होगा। लगभग 1 से 1:30 बजे का वक्त माना जा रहा है कि वो पहुंच जाएंगे काशी में, और उसके बाद में अटल विद्यालय का उद्घाटन वो करेंगे। महिला बिल के लिए जो सम्मान है उस पर वो महिलाओं से संवाद करेंगे। जो अटल विद्यालय है उनका वर्चुअली वो उद्घाटन करेंगे और क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देंगे। यहाँ पर आधारशिला रखेंगे क्रिकेट स्टेडियम की, और महिला बिल के लिए उनको महिलाएं जो हैं वो अब एक कह लीजिए कि शुक्रिया भी अदा करेंगी। उनके ऊपर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम हुआ है। फिर पीएम मोदी उन्हीं महिलाओं के साथ में संवाद करेंगे। कल भी आपने बीजेपी मुख्यालय में वो तस्वीर देखी होगी जब उज्ज्वला योजना के तहत सरकार की जो योजनाएं जो महिलाओं के लिए हैं, उनकी जो लाभान्वित महिलाएं थी वो पहुंची थी मंच पर और ढेर सारा आशीर्वाद देती हुई नजर आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और पीएम मोदी भी उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। और आज भी देखिए 5000 लगभग महिलाएं मानी जा रही हैं जो पीएम मोदी के साथ में संवाद करेंगी, और ये महिला बिल के लिए सम्मान होगा। तो आज ये तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो वाराणसी दौरा किस तैयारी से आप देख रहे हैं, किस लिहाज से कितना खास है वो आप देख पा रहे हैं। तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी। अब पीएम मोदी के जो वाराणसी कार्यक्रम की बात करें अगर, तो वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ उनके कार्यक्रम का रहने वाला है। लगभग दोपहर 12:30 से 1 बजे का वक्त रहेगा जब वाराणसी एयरपोर्ट पर वो पहुंच जाएंगे। फिर अजय तालाब गंजारी पहुंचकर स्टेडियम की वो आधारशिला रखेंगे, और उसके बाद में 450 करोड़ रुपए की लागत से जो 30 एकड़ में स्टेडियम बनकर तैयार होगा, ये लोगों के लिए जाहिर सी बात है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उनके विकास में गंजारी में ही पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मतलब पहले आधारशिला रखेंगे, फिर संबोधित करेंगे, और जनता के बीच से होते हुए मंच तक जाने का उनका कार्यक्रम रहेगा, यानी जनता के बीच से होकर गुजरेंगे। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं पीएम मोदी का यही अंदाज अभी नजर आ रहा है। मोदी गंजारी से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और करीब 5000 महिलाएं पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा करेंगी। फिर यही 5000 महिलाएं संवाद करेंगी पीएम मोदी के साथ में। पीएम मोदी महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। पीएम का स्वागत डमरू वादन से होगा, और क्योंकि इस स्टेडियम की जो खासियत है वो भी देखिए आपको यहाँ पर, क्योंकि शिव की नगरी में आज जब इस स्टेडियम का आकार देखेंगे तो वो भी आप देखेंगे किस तरह से जो स्टेडियम की लाइट्स है वो आपको त्रिशूल के आकार में नजर आएंगी। शिव का डमरू आपको नजर आएगा। तो मतलब आप जब क्रिकेट स्टेडियम पर नजर डाल रहे हैं तो आप भी पूरा शिव की भक्ति में डूबते जाएंगे। आप जरा पूरा आकार देखिए किस तरह से यहाँ पर डमरू आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो लाइट्स हैं वो आप देखिए, वो लाइट पैनल्स आप देखेंगे तो वो त्रिशूल के आकार में हैं। तो ये इस स्टेडियम की खासियतें हैं। कलाकारों की प्रस्तुति होगी, उनको सम्मानित करेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा जो सांस्कृतिक प्रतियोगिता काशी में 2023 का पोर्टल उसको लॉन्च करेंगे। तो ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता काशी 2023 का पोर्टल लॉन्च करेंगे। ये कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए खास बात यह है कि पहले 3 से 3.5 घंटे का वक्त माना जा रहा था पीएम मोदी के यहाँ पर रुकने का, कि पीएम मोदी का जो वाराणसी में आना रहेगा वो 3 से 3.5 घंटे का रहेगा, लेकिन फिर उस कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया। अब लगभग 6 घंटे पीएम मोदी बनारस में रहने वाले हैं। तो आज 6 घंटे वाराणसी में रहेंगे, क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखेंगे। काशी महिलाओं को खास स्वागत, शुक्रिया, और ये पूरा शेड्यूल उनका रहने वाला है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। 121 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पे। भूमि अधिग्रहण पर 121 करोड़ रुपए और स्टेडियम के निर्माण पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का 330 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो अधिग्रहण 121 और 330 करोड़ रुपए निर्माण पे। तो ये ओवरऑल आप जान सकते हैं कि करीबन 450 करोड़ रुपए इसके निर्माण पर खर्च होने वाले हैं। पीएम मोदी जब काशी पहुंचेंगे तो महिलाएं उनका खास स्वागत करेंगी। संसद में महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभा में 33% आरक्षण मुहैया कराने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर मुहर लगने के बाद बनारस में अलग अलग वर्ग की महिलाएं पीएम मोदी को स्पेशल थैंक्स कहेंगी। इसके लिए वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ग्राउंड में कार्यक्रम तय किया गया। पीएम मोदी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में दोपहर के 3:30 पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में 5000 महिलाएं शामिल होंगी और पीएम मोदी का उनके साथ में संवाद रहने वाला है, और महिलाएं पीएम मोदी का अभिनंदन करेंगी, जानकारी ये भी मिल रही है। गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के भूमि पूजन और जनसभा के बाद पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने है। दिल्ली टू काशी की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पीएम मोदी एक्शन में हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ताओं की बीच में पीएम मोदी पहुंचते हैं और यहाँ पर पीएम मोदी अपना जो वक्तव्य है वो रखते हैं और उसमें बताते हैं कि किस तरीके से भारत आज तरक्की कर रहा है, किस तरह से आज भारत की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है और हमारी अचीवमेंट्स क्या रही। और दूसरा देखिए, वाराणसी में जब पीएम मोदी जाएंगे तो यहाँ पर विकास कार्यों की बौछार होने वाली है। विकास कार्यों की सौगात पीएम मोदी वाराणसी के लोगों को देंगे, यानी काशी नगरी को देंगे। वाराणसी एयरपोर्ट पर आगमन के बाद पीएम मोदी सबसे पहले राजा तालाब के गंजारी में जाएंगे। तो ये रहेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम।